नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा रसायन शास्त्र का क्रमवार वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। इसी क्रम को और बढ़ाते हुए हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग उन 9 अध्यायों को जो कि हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत, उससे संबंधित जो MCQ हैं उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 500 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रसायन शास्त्र के विभिन्न अध्यायों से पूछे गए हैं। जो हमारा ये पहला सेट होगा, उसके अंतर्गत हम लोग हमारे परिवेश के पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु, अणु और आयन और परमाणु संरचना के से संबंधित जो भी MCQ जो कि विभिन्न स्टेट PCS, रेलवे, SSC, JSSC में पूछे गए हैं, उन सब सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे आप लोग को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं और उससे संबंधित MCQ बनाते हैं तो आपको वो चैप्टर और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो अगर इनमें जो सवाल दिया गया है उसको बेहतर तरीके से आपको समझना है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इन सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप कितने सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम हॉल में MCQ प्रश्न ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 25 सवाल को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस सेट में हम लोग 150 प्रश्न लिए हैं और ये जो है वो प्रथम 4 अध्याय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देर ना करते हुए। हम लोग का पहला सवाल है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हीनीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे कह रहा है ठोस से वाष्प, और ठोस से वाष्प आप लोग को बताया गया था कि ठोस से जो भी वाष्प आता है यानी कि द्रव नहीं बनता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इसको सब्लिमेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है, तो द्रव ना बदल के सीधे कोई ठोस से वाष्प में हो जाए तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है इसी से मिलता जुलता है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया सवाल है, इसलिए एक ही प्रकार के सवाल आपको थोड़े बहुत रिपीटेड मिल सकते हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भी सब्लिमेशन से ही संबंधित एक सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। यानी अगर हम उसको हवा में रखते हैं कोई चीज़ तो ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये देखिए घुमा के एक ही प्रकार के सवाल को पूछा जाता था। इसीलिए हम उस वीडियो में बताया था कि विज्ञान जो होता है वो समझ पे आधारित होता है, और इसीलिए जो सवाल होते हैं रटे रटाए जैसे नहीं आते हैं। आपको विज्ञान को समझना है तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ठोस से गैस, यहाँ बोल नहीं रहा है, आपको समझना है। कुछ सी नमूने को हवा में रखा जाता है और खुला रखने पर वो कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। तो गायब हो जाता है क्यों, क्योंकि वाष्प आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कपूर जिसको नैफ्थलीन बोला जाता है C6H10 के अंतर्गत, और शुष्क बर्फ जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं कि परिघटना को कहते हैं। तो सब्लिमेशन के उदाहरण में कि सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कपूर, नैफ्थलीन आते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड भी इसका एक उदाहरण है, जिसको हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगला सवाल है हम लोग का, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपका, द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, सांद्रता दिया है और आयतन दिया है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्या चीज यहाँ पे भौतिक राशि है जो कि बदलेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे उस वीडियो में, तो हम बताए थे कि आयतन जो होता है वो कभी भी ट्रू सॉल्यूशन में, वास्तविक विलयन में बढ़ता नहीं है। इसका रीजन क्या है, जैसे ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम चीनी डालते हैं तो ये इन दोनों के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में यहाँ पे व्यवस्थित हो जाता है। इसके कारण ये जो टोटल इसका वॉल्यूम था वो बढ़ता नहीं है। बेहतर समझने के लिए आप उस वीडियो को और देखिए, इसमें हम लोग चूंकि सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अगला सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अगला सवाल है, ऊंचाई की जगहों पर
पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, यानी कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होने का बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है और वो कहाँ पे, ऊंचाई में। तो इसका रीजन देखते हैं क्या, क्योंकि वायुमंडलीय दाब यानी कि प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। अगला ऑप्शन है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, और लास्ट में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर जो होता है वो आपका समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के से। और अगर प्रेशर यहाँ पे आपका घट रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था अब घट के 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आप लोगों को बताया गया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता था वो मॉलिक्यूल्स के बीच आपका यहाँ पे होता था, जैसे कि यहाँ पे HCl है और ये HCl है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स होते थे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते थे, और ये जो फोर्स होते थे वो जनरली वीक होते थे, कमज़ोर होते थे। और ये जो होता था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता था, और ये जो होता था आपका स्ट्रांग होता था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, उसको समझिए। बोलता है निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल, मतलब ये जो अणु है इसमें आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में या ठोस में। तो हम लोग जानते हैं ठोस जो होते हैं उसके कण आपस में एक दूसरे से काफ़ी करीब रहते हैं, तो आकर्षण बल काफ़ी अधिक होगा, और इसीलिए यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा इन चारों में से ठोस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको गलत देखना है, यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है बल्कि सही नहीं है पूछ रहा है, स्टेटमेंट गलत ढूंढना है। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं है। अभी हम लोग देखें पदार्थ जो होते हैं उसके बीच आकर्षण बल होते हैं, तो पहला आंसर ही हो जाएगा, तो हम लोग बाकी ऑप्शन नहीं देखते हैं। अगला सवाल है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है। तो ठोस के बारे में है और यहाँ सही पूछ रहा है स्टेटमेंट, ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, नहीं तो जानते हुए सवाल भी कभी कभी गलत होता है। वे यादृक्ष रूप से गतिशील होते हैं, मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो ठोस के बारे में अब देखिए, यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको अगर ढूंढने के लिए बोला जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि उनके जो कण होते हैं व्यवस्थित रूप से विन्यासित होते हैं, यानी कि निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। इसका जो आकार होता है वो निश्चित आकार आयतन वाला वीडियो याद कीजिए कि वहाँ पे बताया गया था कि ठोस का आकार आयतन कभी बदलता नहीं है। तो इस तरह से इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है जो कि बदलता नहीं है। बाकी चीज़ आपके ठोस के संदर्भ में इस ऑप्शन के तुलना में वो सही नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। फिर से यहाँ पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट गलत ढूंढे तो बाकी अगर गलत नहीं भी जाने तो सही क्या है उसको ढूंढते हैं। देखिए, रिक्त स्थान तो होता है, कम होता है, अधिक होता है, लेकिन होता तो जरूर है। जैसे कि ठोस में कम है, गैस में सबसे ज्यादा है, लेकिन रिक्त स्थान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। दूसरा चीज, आकर्षण होता है, तो ठोस में भी आकर्षण होता है और गैस में भी आकर्षण होता है। गैस में कम होता है, ठोस में अधिक होता है। कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। देखिए, आपका चैप्टर वीडियो का जो शुरुआत हुआ था उसी में बताया गया था कि पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो जो गलत होगा आपका ये स्टेटमेंट, स्थिर अवस्था में रहते हैं। कोई भी कण है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गति उसमें रहता है, चाहे वो ठोस के ही कण क्यों ना हो। तो इस तरह से हम लोग को पूछा गया था गलत, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो 3 अवस्था तो आप जानते ही हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 अवस्था को और जोड़ लीजिए। तो इस तरह से हम लोग का टोटल 5 अवस्था अभी हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खाली स्थान विचरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो कहाँ पे विचलन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उसको आपको यहाँ पे पूछा
गया है। विशरण करने का मतलब होता है क्या, डिफ्यूज होना, यानी एक द्रव, जैसे कि पानी में दूध मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, विशरण उसी को कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा गैस में दिखने, रीजन क्या है, तो गैस के बीच की दूरी ज़्यादा है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बीच का जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन जैसे गैस है, चाहे नाइट्रोजन जैसे गैस है, यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। और चूंकि जल के कण में थोड़ा सा स्पेस कम रहता है, तो यहाँ डिफ्यूजन थोड़ा सा उसके तुलना में कम होता है। ठोस में और डिफ्यूजन कम हो जाता है, अगर ठोस ठोस को करे तो हो सकता है डिफ्यूज ना हो, जैसे कि चीनी और बालू या चीनी और नमक। चीनी और नमक को अगर हम बोले तो ये आपस में डिफ्यूज ना हो, इसका मिश्रण देखने को हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीनी को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा तो इसका मिश्रण देखने को मिलता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत आसान सवाल है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, तो कपूर ठोस है जो कि सीधे गैस में बदल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है, मतलब ऐसा क्या चीज है जिससे वाष्पीकरण कम हो जाता है, ये चीज आपको ढूंढना है। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तापमान में वृद्धि, गर्मी के दिन में तापमान रहता है, वाष्पीकरण, कपड़ा तो बहुत जल्दी सूखता है, इसलिए ये तो वृद्धि करेगा। दूसरा है नमी, बरसात के दिन में कपड़ा बहुत देरी से सूखता है, तो इसका कारण क्या है कि वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहता है तो कपड़ा का नमी सूखता नहीं है, तो इस तरह से हम लोग वाष्पीकरण का दर कम करता है वो नमी है। अगला ऑप्शन था आपका सतह क्षेत्र में वृद्धि, तो कपड़ा को आप अगर मोड़ के अगर आप सुखाए और खोल के सुखाए तो कौन जल्दी सूखेगा, खुला हुआ, तो इस तरह से ये वृद्धि करने से इसका भी वृद्धि हो जाता है। उसके बाद हवा की गति, पंखा के सामने हम लोग कपड़ा को सुखाते हैं, तो इस तरह से ये भी वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता है। तो आंसर आपका नमी, यही जो है आपका वाष्पीकरण को दर का घटाता है, बाकी सभी बढ़ा देते हैं। खाली स्थान एक सतह की घटना है, यानी कि सरफेस में वो घटना घटता है, और ये है आपका आंसर हो जाएगा स्वेद, यानी कि पसीना जो होता है वो एक वाष्पीकरण का ही उदाहरण। देखिए, वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, वाष्पीकरण जो होता है वो आपके सरफेस में होते हैं, केवल आपके जैसे तालाब में वाष्पीकरण हो रहा है या आपका समुद्र में वाष्पीकरण हो रहा है, तो ऊपर के जो पानी है वही भाप में या वाष्प में आपके परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है, आपका क्वथनांक होता है, बॉइल होता है कोई चीज़, तो बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर से नीचे तक के जितने भी कण होते हैं वो बॉइल होते हैं, और वो जो है वाष्प में परिवर्तित होते हैं, ऊपर के कण भी और नीचे के कण भी। तो ये बेसिक दोनों का अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे जल है तो एक निश्चित तापमान होता है, लेकिन वाष्पीकरण का कोई निश्चित तापमान नहीं होता है। तो ये सब बेसिक अंतर है, और इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया वो वीडियो का आप जरूर देखिए, वहाँ बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। अगला सवाल है, तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं, यानी कि लिक्विड से आप गैस हो रहे थे, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस अगर आप जाइएगा तो इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्प हो जाना, जैसे कि अभी हम लोग बोले बॉइलिंग पॉइंट में और वाष्पीकरण दोनों क्या है, एक ही चीज़ है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बस दोनों में अंतर ये है कि वाष्पीकरण जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के कम से कम टेम्परेचर में भी वो गैस में बदलता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी है। अगला है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, फिर से ये परिवर्तन हो जाएगा, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा बहुत रिपीट हो जाता है, एक दो क्वेश्चन, तो इस तरह से इसका आंसर ऊर्ध्वपातन है। द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, ये तो बहुत आसान है, द्रव से लिक्विड से आपका सॉलिड बन रहा है, तो ये क्या है, हिमीकरण है। बर्फ में आप पानी को फ्रीज में रखते हैं, बर्फ बन जाता है। खाली स्थान एक शुद्ध पदार्थ है, यहाँ पे आपको ढूंढना है चीनी का घोल, मीथेन, दूध और वायु। अब देखिए, आपको लगेगा शुद्ध अशुद्ध क्या है, तो आपका हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें रासायनिक आधार पे तत्वों को बांटा गया है और पदार्थ को बांटा गया है, और उसके अंतर्गत हम लोग उसको दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध और दूसरा को बोलते हैं आपका मिश्रण। और इस शुद्ध के अंतर्गत फिर दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक को बोलते हैं हम लोग तत्व और दूसरा को बोलते हैं यौगिक। ये सब सारा डिटेल वीडियो में आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। ये सवाल आपको बहुत इजीली ये सब सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व, इसको और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते, लेकिन यौगिक क्या होते हैं, H2O, यानी कि ये दो तत्वों से मिलके और निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी जाके मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका मीथेन जो है, CH4 जो मीथेन जो होता है ये एक यौगिक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, आपका
शुद्ध कैटेगरी में आता है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, वो आपका मीथेन होगा, ना कि चीनी का घोल और दूध और वायु ये नहीं होंगे। इसके रीज़न ये है कि चीनी के घोल में दो चीज़ यहाँ पे मिश्रण होता है। यहाँ पे ये मिश्रण के अंतर्गत चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी हो गया तो ये मिश्रण के उदाहरण हो गए। उसके साथ ही यहाँ पे आपका दूध हो गया तो दूध में आपका पानी प्लस फैट होता है। उसके बाद वायु हो गया तो वायु में बहुत सारे वायु होते हैं, जैसे H2O हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब सारे गैस यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से वो भी एक मिश्रण का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो आंसर हो गया ये मीथेन हो जाएगा। 18 आपका है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो बांटे थे उसमें अगर मिश्रण को दो कैटेगरी में फिर से बांटा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक समांगी। समांगी का उदाहरण क्या हो जाएगा कि समान रूप से ऊपर से नीचे आपको इक्वल रूप में होगा, जैसे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, तो जैसे चीनी और पानी ये दोनों ऊपर से नीचे तक समान रूप से रहेंगे। लेकिन विषमांगी में क्या होते हैं, जैसे मिट्टी का पानी, आपको कहीं पे मिट्टी का मात्रा ज़्यादा मिलेगा और कहीं पे कम मिलेगा। तो मृदा और पानी का अगर घोल यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो वो एक विषमांगी का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे हमको समांगी भी मिल सकते हैं और विषमांगी भी। अगला सवाल है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ये ठोस विलयन का उदाहरण है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 है, निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी है? विषमांगी मतलब वही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका दूध जो होता है, फैट होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। और कोलाइड को हम लोग जो जानते हैं वो आपका विषमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग जानते हैं। ये वीडियो में आपको बताया गया है। इसी के कारण आपका टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, इसी के कारण में ब्राउनी मोशन देखने को मिलता है। तो ये सब सारा चीज़ आपका उस वीडियो में बताया गया है। फिर हम लोग देखते हैं 21 नंबर है, निम्नलिखित में से विषम को पहचाने, मतलब तीन एक जैसा होगा एक अलग होगा। वायु हो गया, मिश्र धातु हो गया, दूध हो गया और जल हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये भी मिश्रण है, मिश्र धातु भी मिश्रण है और वायु भी मिश्रण है। लेकिन ये जो होता है जल जो है एक क्या है, यौगिक है। और इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल क्यों है, यौगिक है, बाकी सब मिश्रण है। अगला सवाल है, सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो देखिए भौतिक अवस्था में हम लोग 5 प्रकार के अवस्था पढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं, कोलाइड, गैसीय, तरल और मिट्टी। ये है गैस, लिक्विड और ठोस। कोलाइडल तो रासायनिक आधार पे हम लोग बांटे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलाइड, क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस जो है वो भौतिक आधार पे विभाजन करते हैं हम लोग। उसके बाद हवा एक क्या है, तो हवा एक क्या है, यहाँ पे बोलता है शुद्ध मिश्रण है। शुद्ध मिश्रण तो नहीं हो सकता है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, ये भी नहीं होगा। केवल तत्वों का मिश्रण है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट में है केवल दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है, यानी कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका हीलियम जो है वो आपके तत्व हो गए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये यौगिक हो गए, जो कि एक ही प्रकार के तत्वों के मिलने से आपके बने हैं। 2 हाइड्रोजन मिलके इस तरह से बना है, यहाँ 2। तो ये जो है आपका ये जो है हीलियम जो है वो तत्व है, ये यौगिक। इस तरह से सभी आपस में वायु में मिले हुए हैं, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रह जाते हैं। आप इस शब्द को पकड़िएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। निलंबित में क्या होता है, जैसे मिट्टी का पानी निलंबन का उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो निलंबन हो जाएगा। अगला सवाल है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, यानी कि मिश्रण का गुण का पालन नहीं करेगा। मिश्रण के घटक उसके गुणों के बरकरार रखते हैं, एकदम बिल्कुल। अगर चीनी और पानी अगर हम लोग मिश्रण बनाए तो चीनी का भी गुण रहेगा और पानी का भी गुण रहेगा। मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, एकदम बिल्कुल। चीनी अलग पदार्थ है, पानी अलग पदार्थ है। भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, तो हाँ, ये भौतिक विधि से वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय होती है, नहीं होती। इसकी संरचना तय नहीं होती क्योंकि इसका मात्रा जो होता है वो अनुपात जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। और कोई भी अनुपात अगर फिक्स नहीं होगा तो उसकी संरचना भी फिक्स नहीं होती। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 25 सवालों को सॉल्व किए। इस सेट के अंतर्गत हम लोग 150 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, और आप लोग जो केमिस्ट्री का सीक्वेंस साइज वीडियो उपलब्ध कराया गया है उसको ज़रूर देखिए। तो ये सब सवाल बहुत ईजीली आप उसको बना सकते हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए झारखंड यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।